हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम पढ़ेंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर होगा वो टोटली जो डेडिकेटेड होगा वो परीक्षा धाम की बुक से होगा। और परीक्षा धाम की बुक से आज जो हम इस लेक्चर में 6 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम चाहे पर्यावरण की बात हो, चाहे ऐतिहासिक बात हो, चाहे पॉलिटी से रिलेटेड हो, चाहे ज्योग्राफिकल और चाहे इकोनॉमिकल, इन सभी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे जो कि परीक्षा धाम की बुक में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिदृश्य। तो इसमें हम क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछता है। तो अगर हम देखें, बिहार पीसीएस में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है। तो लिस्बन घोषणा किस चीज से संबंध है, किस चीज के संरक्षण के लिए लिस्बन घोषणा की संबंधित थी। तो महासागर संरक्षण के लिए महासागर जो ये लिस्बन घोषणा है ये संबंधित थी। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। तो हम बात करें, अगर देखें तो भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क भारत का वेद वन पार्क की शुरुआत कहाँ की गई है। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। इसके बाद हम अगर सेकंड पॉइंट देखें तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। तो पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, गुरुग्राम हरियाणा में अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना, तो अरावली पर्यावरणीय पर्दा योजना का अनावरण किसने किया है? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है। तो भारत का पहला हरित राज्य या ग्रीन स्टेट बनने का जो लक्ष्य रखा गया है वो किसके द्वारा, कौन से राज्य के द्वारा रखा गया? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। कब तक? 2025 तक। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। तो तराई हाथी रिजर्व जो है, कहाँ का है ये? तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश का है। ये 33वां हाथी अभ्यारण्य होगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में बनाया गया है तराई हाथी रिजर्व। तो ये भारत का 33वां हाथी अभ्यारण्य बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें, दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया। तो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा टाइगर रिजर्व है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके बाद देखें तो भारत का पहला भू पार्क, तो भारत का पहला भू पार्क या जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। दार्जिलिंग चिड़ियाघर देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया। तो कौन से चिड़ियाघर को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को लाया गया, 8 अफ्रीकी चीतों को लाया गया प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को। तो कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से लाया गया था। अमृत धरोहर योजना का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। तो अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से जो है अमृत धरोहर योजना का क्या है? संबंध है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। तो मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्र तट के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण करना है। तो मिष्टी योजना का संबंध किससे है? समुद्र तट के किनारे जो भी मैंग्रोव होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्टेशन करना ही क्या है? मिष्टी योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। तो मिशन लाइफ का जो है शुभारंभ किया गया है, तो ये कहाँ से किया गया है? ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी से किया गया है। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। इसके बाद भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में क्या कर दिया गया है? वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। तो भारतीय वन संरक्षण 1980 का नाम बदलकर 2023 में क्या कर दिया गया है? वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 कर दिया गया है। इसके बाद अगर देखें तो समुद्र की स्वच्छता बढ़ाने के लिए भारत में अभी तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन से किसको सम्मानित किया जा चुका है? कुल कितने? 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद किस राज्य सरकार ने भारत के गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया? तो गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का जो शुभारंभ किया गया है वो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा। दुनिया के पहले पादप परागण को जिन्हें टिलियार्डिड्स कहा जाता है, जो कि टिलियार्डेनबी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? तो किस में पाए गए थे? रूस में पाए गए थे। तो इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो टिलियार्डेनबिस जो थे वो कहाँ पाए गए थे? तो टिलियार्डेनबिस जो है वो जीवाश्म हाल जो पाए गए थे वो रूस में पाए गए थे। सुर्खियां बटोरने वाले लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो जो संबंधित है तो ये महासागर के संरक्षण से संबंधित है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिस्बन घोषणा किससे संबंधित है? तो महासागर संरक्षण से संबंधित है।
अब अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो 2022 में शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य को डिनोटिफाई करके क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। तो 2022 में शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 2022 को नवीनतम 24वां वन्य जीव अभ्यारण्य कर्मझिरी अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, सिवनी जिले में बनाया गया है। तो 24वां वन्य जीव अभ्यारण्य जो बनाया गया है वो कर्मझिरी अभ्यारण्य सिवनी जिला में बनाया गया है। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। इंदौर शहर को देश की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है, इंदौर शहर को। 2022 में मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का भी दर्जा दिया गया। तो 2022 में मध्य प्रदेश को तेंदुआ स्टेट का दर्जा दिया गया है। देश में तेंदुओं की संख्या कितनी है, 12,852, जबकि मध्य प्रदेश में कितनी है, तो मध्य प्रदेश में अकेले 3,421 जो है वो क्या है, तेंदुओं की संख्या है। इसके बाद देखें तो केरल को अपना पहला वैज्ञानिक पक्षी कौन मिला है, एटलस मिला है। वाराणसी को एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो वाराणसी को एससीओ की क्या पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है, तो वाराणसी को किया गया है। विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे खोला गया है, तो एशियन किंग वल्चर और कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य क्या है, तो मिशन अमृत सरोवर का जो उद्देश्य है वो हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों का क्या करना, कायाकल्प करना। ये क्या है, मिशन अमृत सरोवर का क्या है, उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं बाघ रिपोर्ट 2022 की। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 9 अप्रैल 2023 को प्रकाशित की गई थी। ये जो रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित की गई थी, तो 9 अप्रैल 2023 को। भारत में बाघों की जो कुल संख्या है वो 3,167 है। और देशों में 5 सर्वाधिक बाघ वाले राज्य जो हैं वो कौन से हैं, तो पहले नंबर पे कौन आता है, मध्य प्रदेश 785। कर्नाटक में कितने हैं, 563 है। तो ये दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य आता है बाघ में, अगर हम बात करते हैं तो सर्वाधिक बाघ वाले राज्यों में तो उत्तराखंड, फिर चौथे नंबर पे महाराष्ट्र और 5वें नंबर पे तमिलनाडु। तो अगर हम शुरू के 3 देखें तो मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक और तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, उत्तराखंड आता है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ कितने बाघ हैं। तो टाइगर रिजर्व अगर हम देख रहे हैं तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं, 165 है। कान्हा किसली में 129, पेंच में 123, पन्ना टाइगर रिजर्व में 64, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 62 और संजय डुबरी जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे कितने, 20। तो सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करते हैं बाघों की संख्या तो कौन से टाइगर रिजर्व में है, बांधवगढ़ में, दूसरे नंबर पे कान्हा किसली और तीसरे नंबर पे पेंच। और सबसे कम जो टाइगर बाघ है वो कहाँ पे है, तो ये संजय डुबरी में है जो कि 20 है ना। अब अगर हम देखें तो हम अब रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, आर्द्रभूमि स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे, उसके बाद भारत के संदर्भ में। तो अक्टूबर 2023 तक भारत में जो रामसर साइट है उनकी कुल संख्या कितनी हो गई है, 75 है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो रामसर साइट है उनको पढ़ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो रामसर साइट्स हैं वो कौन सी हैं, यशवंत सागर है। यशवंत सागर कहाँ पे है, इंदौर में है। और कब घोषित किया गया, तो अगस्त 2022 में घोषित किया गया है इसे रामसर साइट। हम किसकी बात कर रहे हैं, यशवंत सागर की। दूसरा जो है वो सांख्य सागर है जो कि कहाँ पे है, शिवपुरी में है। और इसे कब घोषित किया गया रामसर साइट के अंतर्गत, तो 10 जनवरी 2022 में। और तीसरा जो है वो सिरपुर आर्द्रभूमि है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जो रामसर साइट है या आर्द्र स्थल है, आर्द्रभूमि स्थल है। तो सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पे है, इंदौर में। और इसे कब घोषित किया गया, तो जनवरी 2022 में। तो सांख्य सागर जो कि शिवपुरी में और सिरपुर आर्द्रभूमि जो कि इंदौर में, इन दोनों को कब घोषित किया गया है रामसर साइट के अंतर्गत, तो जनवरी 2022 में। और यशवंत सागर जो कि इंदौर में, उसे कब घोषित किया गया, अगस्त 2022 में। अब भारत के संदर्भ में देख लेते हैं रामसर साइट्स को। तो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो पहले देखते हैं कौन सा, तमारा झील। कौन सा, तमारा झील है, जिस कहाँ पे है तमारा झील, ओडिशा में है। अगस्त 2022 में इसे क्या किया गया है, रामसर साइट्स में घोषित किया गया है। तो रामसर साइट घोषित किया गया है। तो तमारा झील जो कि कहाँ है, ओडिशा में। इसके बाद हीराकुंड जलाशय ओडिशा में है, अगस्त 2022 में घोषित वर्ष है, भारत में रामसर साइट के अंतर्गत लिया गया है। इसके बाद अंशुपा झील ओडिशा में है, अगस्त 2022 में मिलाया गया रामसर साइट में। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में है। इसके बाद बात करें तो सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, अगस्त 2022 को लिया गया। बुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी तमिलनाडु में है, अगस्त 2022 में रामसर साइट में मिलाया गया। इसके बाद कांजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, अगस्त 2022 में इसे मिलाया गया। ठाड़े क्रीक जो है वो कहाँ पे है, ठाड़े क्रीक जो है वो महाराष्ट्र में है, अगस्त 2022 में इसे भी रामसर साइट के अंतर्गत मिलाया गया। इसके बाद नंदा झील कहाँ है, तो नंदा झील गोवा में है, जून 2022 में इसे रामसर साइट में क्या किया गया है, मिलाया गया है। तो नंदा झील की बात करें तो जून 2022 में क्या हुआ है, मिलाया गया। इसके बाद कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य, कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है, अप्रैल 2022 में इसे रामसर साइट के अंतर्गत लिया गया। इसके बाद पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें, ये भी तमिलनाडु में है, अप्रैल 2022 के अंतर्गत रामसर साइट के अंतर्गत मिलाया गया। पिचावरम मैंग्रोव वन, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, अप्रैल 2022 में मिलाया गया। मन्नार समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी जो है वो भी तमिलनाडु में, अप्रैल 2022 में इसे रामसर साइट के अंतर्गत मिलाया गया। इसके बाद वेम्बुन्नूर आर्द्रभूमि परिसर जो है वो भी कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है, अप्रैल 2022
के अंतर्गत इसे लिया गया। इसके बाद वेलोर पक्षी अभ्यारण्य, तो वेलोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तमिलनाडु में है, अप्रैल 2022 में रामसर साइट के अंतर्गत लिया गया। उदय मर्थडपुरम पक्षी अभ्यारण्य जो है, तो उदय मर्थडपुरम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, अप्रैल 2022 में रामसर साइट में मिलाया गया। इसके बाद वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में अप्रैल 2022 में मिलाया गया। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, फरवरी 2022 में मिलाया गया। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, अगस्त 2022 में से रामसर साइट घोषित किया गया। और लास्ट में है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, 75वां है जम्मू कश्मीर में, 13 अगस्त 2022 को इसे रामसर साइट क्या किया गया, घोषित किया गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वर्ष 2022 में कुल 20 रामसर साइट्स घोषित किए गए हैं और हमने अभी उन्हीं के नाम पढ़े। और मध्य प्रदेश से कुल कितने रामसर साइट्स हैं, 3 है, यशवंत सागर, सांख्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि। तो मध्य प्रदेश से हमने कितनी पढ़ी है, तो मध्य प्रदेश से हमने 3 रामसर साइट्स पढ़े हैं, जो कि अगर हम बात करते हैं सांख्य सागर और सिरपुर आर्द्रभूमि की, तो जनवरी 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। और यशवंत सागर की बात करें तो अगस्त 2022 में इसे भी रामसर साइट क्या किया गया, घोषित किया गया। अब हम बात करते हैं वन रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उसके बाद भारत के संदर्भ में। तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ें देखें कि 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। तो वन रिपोर्ट जो है वो कब से प्रकाशित की जा रही है, तो 1987 से प्रकाशित की जा रही है द्विवार्षिक रूप से, मतलब कि हर प्रत्येक 2 साल में क्या होती है, जारी की जाती है। और किसके द्वारा जारी होती है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। तो यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है और यह 17वीं नंबर की क्या है, रिपोर्ट है, जो 13 जनवरी 2022 को क्या की गई, जारी की गई। इसके बाद अब हम वन रिपोर्ट मध्य प्रदेश के अगर हम संदर्भ में देखते हैं तो मध्य प्रदेश का 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्या है, वनाच्छादित है। जबकि 2019 में कितना था, तो कुल वन क्षेत्र 77,482 वर्ग किलोमीटर था। पिछली रिपोर्ट की तुलना में 10.11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि होती है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, 10.11% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके बाद वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला जो है वो कौन सा है, भिंड है। और सबसे कमी करने वाला जिला जो है वो कौन सा है, बड़वानी है। तो वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला मध्य प्रदेश का जिला भिंड, और अगर हम बात करते हैं सबसे कमी करने वाला जिला जो है वो कौन सा है, बड़वानी है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले अगर जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो बालाघाट में। तो बालाघाट कितना, 4,923 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद छिंदवाड़ा में 4,608 वर्ग किलोमीटर, बैतूल में 3,663 वर्ग किलोमीटर और श्योपुर में 3,444 वर्ग किलोमीटर। तो ये रही सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन है, सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, बालाघाट, उसके बाद छिंदवाड़ा और फिर बैतूल और फिर श्योपुर। और न्यूनतम क्षेत्र वाले जो वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो कौन है, तो उज्जैन है, 37 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद शाजापुर और फिर रतलाम और फिर कौन सा आता है जिला, राजगढ़ आता है। तो उज्जैन सबसे कम, अगर न्यूनतम वन क्षेत्र वाली बात करते हैं क्षेत्र वाले जिले की, तो सबसे कम कौन सा है, उज्जैन, उसके बाद शाजापुर, फिर उसके बाद रतलाम और लास्ट में कौन सा है, राजगढ़। अब बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 1% वाले जिलों की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 1% कहाँ पाया जाता है, बालाघाट में। उसके बाद 1% वाले जिलों में देखें तो श्योपुर है, श्योपुर के बाद उमरिया और उमरिया के बाद कौन सा जिला है, मंडला है। तो बालाघाट के बाद श्योपुर, फिर उसके बाद उमरिया और मंडला। और अभी हमने बात की थी अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे पहले बालाघाट था, फिर उसके बाद छिंदवाड़ा, उसके बाद बैतूल और फिर श्योपुर। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत की बात होगी तो क्या हो जाएगा, श्योपुर के बाद क्या हो जाएगा, उमरिया और उमरिया के बाद मंडला। न्यूनतम 1% वाले जिलों में नाम आ जाता है तो उज्जैन के बाद शाजापुर, रतलाम और राजगढ़। तो ये न्यूनतम 1% वही है जो न्यूनतम वन क्षेत्र था। इसके बाद बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में कुल वन वृत्त जो है वो 16 है। और मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन वृत्त है वो क्या है, खंडवा, और सबसे छोटा वन वृत्त जो है वो कौन सा है, वो होशंगाबाद है। इसके बाद बात करते हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2021 की भारत के संदर्भ में। इसके मुख्य बिंदु देखते हैं तो देश का कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है, तो कुल जो वन है देश के बारे में हम बात करें भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में, तो जो देश का कुल वन और वृक्षावरण है वो कितना है, तो कितना है, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितने प्रतिशत में आ रहा है, 24% में आ रहा है। इसके बाद देश में कुल वनावरण कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21 से 71% तक है। देश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो वृक्षावरण कितना है, 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2.91% के समथिंग है। इसके बाद कुल वृद्धि कितनी है, वन और वृक्षावरण में कुल जो वृद्धि है वो कितनी है, तो 2,261 वर्ग किलोमीटर जो है, 2,261 वर्ग किलोमीटर क्या है, कुल वृद्धि है। इसके बाद वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है, तो वनावरण में वृद्धि जो है वो 1,540 वर्ग किलोमीटर हुई है। 2019 की अगर हम तुलना में देखते हैं तो 0.22% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें
तो वृक्षावरण में वृद्धि 721 वर्ग किलोमीटर, अगर 2019 की तुलना में देख रहे हैं तो 0.76 वर्ग की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन क्षेत्र वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, तो सर्वाधिक मैंग्रोव जो वन क्षेत्र वाले राज्य हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात और फिर कौन है, अंडमान निकोबार। और सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो है वो कौन से हैं, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसके पास है, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य अगर हम बात करें तो सबसे कम वाले क्षेत्र, तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ, हरियाणा में, उसके बाद पंजाब और फिर गोवा। वनावरण में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो वनावरण में वृद्धि जिसने की है वो राज्य कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना और फिर ओडिशा। सर्वाधिक वनावरण जो है, वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, तो वन आवरण में कौन है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है और फिर कौन तीसरे नंबर पे आता है, मेघालय। अब हम बात करते हैं पर्यावरण संबंधी दिवस और थीम के बारे में। तो अब हम अगर पहले देखते हैं तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया, 25 जनवरी को। इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की क्या थी, थीम थी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम थी यह आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन का समय है। ये जो थीम थी क्या थी, यह आर्द्रभूमि पुनर्स्थापन का समय है। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। इसका क्या थीम था, तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये जो था थीम था किसका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का। विश्व वन जीव दिवस के बारे में बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी इसकी क्या थी, थीम थी। इसके बाद विश्व जल दिवस की बात करें, 22 मार्च को मनाया जाता है। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना विश्व जल दिवस की क्या है, थीम थी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की जो थीम थी वो थी शिपिंग में अमृतकाल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारे ग्रह में निवेश, हमारे ग्रह में निवेश, ये क्या थी, थीम थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 13 मई को। जल और प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व, ये थीम थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये क्या थी, थीम थी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये इसका विश्व पर्यावरण दिवस का क्या रहा, थीम रहा। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। प्लैनेट ओशन, द टाइड्स और चेंजिंग, द टाइड्स आर चेंजिंग, ये जो थी थीम थी किसकी, विश्व महासागर दिवस की। इसके बाद विश्व मृदा दिवस जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मिट्टी जहां से भोजन शुरू होता है, विश्व मृदा दिवस की क्या रही, थीम रही। अब अगर हम बात करते हैं प्रमुख सप्ताह के बारे में, तो 15 से 21 मई को कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह। 15 से 21 मई सड़क सुरक्षा सप्ताह। 20 से 24 अगस्त विश्व जल सप्ताह, तो 20 से 24 अगस्त कौन सा सप्ताह, विश्व जल सप्ताह। 1 से 7 सितंबर को कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, पोषण सप्ताह। 2 से 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह। तो 2 से 8 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, वन्य जीव सप्ताह। 19 से 25 दिसंबर क्या मनाया जाता है, सुशासन सप्ताह। इसके बाद बात करें संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से घोषित किए जाते हैं, तो 2019 वर्ष को क्या देसी, कौन सा वर्ष घोषित किया गया था, तो देसी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। इसके बाद 2022 में कुटीर मत्स्य की और मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था 2022 को। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है और 2024 को उष्ट्रगणों का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो घोषित किया गया है। तो अभी तक हमने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष देखा, अब अंतर्राष्ट्रीय दशक देखते हैं। तो 2011 से 2020 तक का जो दशक था वो किस लिए जाना जाता है, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक कहलाता है। 2018 से 2027 का जो दशक है वो गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक कहलाता है, 2018 से 2027। 2019 से 2028 का जो शतक है वो पारिवारिक खेती नेल्सन मंडेला शांति का दशक कहलाता है। 2021 से 2030 का जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक कहलाता है। इसके बाद 2022-2023 में स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक कहलाता है। 2024 और 2024 से 2033 तक का जो समय है वो सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दशक कहलाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो टॉपिक है इतिहास और कला संस्कृति करण से संबंधित। तो इसमें हम अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि हैदराबाद में दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा आसन मुद्रा में पंचलोह में से निर्मित स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को स्थापित किया गया है। तो ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो ये बनाई गई है, ये कहाँ बनाई गई है, तो हैदराबाद में बनाई गई है। और ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो मूर्ति कही जाती है वो किससे बनाई गई है, तो वो दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की कितनी फीट ऊंची है, तो 216 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है, आसन मुद्रा में, और ये पंचलोह से बनी हुई है मूर्ति को स्थापित किया गया है। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा जून 2023 को बालाघाट, छिंदवाड़ा, संग्रामपुर, कालिंजर, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल जिले से निकाली गई। तो रानी दुर्गावती गौरव यात्रा कहाँ से निकाली गई है, जून 2023 को बालाघाट, छिंदवाड़ा,
संग्रामपुर, कालिंजर, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर और शहडोल जिले से निकाली गई। विश्व की पहली वैदिक घड़ी, तो विश्व की हम बात करें, पहली वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2022 में क्या की गई है, स्थापित की गई है। भोपाल के पास देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर, तो रॉक शेल्टर कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जाएगा, भोपाल में। पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और संस्कृत कवयित्री शिला भट्टारिका के संबंध में जानकारी दी। तो पुणे में स्थित है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ के शोधकर्ताओं ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है और शिला भट्टारिका के संबंध में जानकारी दी है। कहाँ, पुणे में स्थित है। कौन सा इंस्टीट्यूट, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, भारतीय खगोलविदों को दिया जाता है। ये तो भारतीय खगोलविदों को क्या दिया जाता है, गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके बाद बात करें तो भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण ने उत्तराखंड में स्थित तंगुनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तराखंड में स्थित, तो ये जो तंगुनाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक, तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी। तो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए किसके लिए बात की जा रही है, उत्तराखंड में स्थित तंगुनाथ मंदिर को। ओचिरा काली उत्सव केरल का मार्शल आर्ट उत्सव है। तो ओचिरा काली उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये केरल में मनाया जाता है। किससे संबंधित है, तो मार्शल आर्ट से संबंधित है, जो भी हाल ही में क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। इसके बाद बात करें धनु यात्रा या धनु जत्रा, उड़ीसा का महत्वपूर्ण क्या है, नाट्य है। तो धनु यात्रा या जिसे क्या कहते हैं, धनु जत्रा भी कहते हैं। हाल ही में केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय ने पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का क्या किया है, आयोजन किया है। किसने किया है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। इसके बाद बात करते हैं ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित स्टैचू ऑफ वननेस एकात्म धाम आदि गुरु शंकराचार्य की अष्टधातु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का सितंबर 2023 में अनावरण किया गया। तो ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित स्टैचू ऑफ वननेस, तो हमने तीन स्टैचू देखा, एक स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखा है जो कि गुजरात में बना है। फिर इसके बाद बात करते हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में, जो कि हैदराबाद में, और अभी बात करें स्टैचू ऑफ वननेस जो कि कहाँ बनाया गया है, तो ओमकारेश्वर खंडवा में बनाया गया है। किसके ऊपर बनाया गया, तो आदिगुरु शंकराचार्य की अष्टधातु की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। इसके बाद अप्रैल 2022 में आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में प्रख्यात राजा रवि वर्मा की एक महत्वपूर्ण पेंटिंग द्रौपदी वस्त्रहरण को पहली बार नीलामी के लिए रखा गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आंध्र प्रदेश में कांस्य प्रतिमा का क्या किया था, अनावरण किया है। तो आंध्र प्रदेश में कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है किसने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारतीय क्रांतिकारी किसके ऊपर किया है, तो अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं वर्षगांठ पे क्या किया है, आंध्र प्रदेश में कांस्य प्रतिमा, उनकी कांस्य प्रतिमा बनवाई गई है। कहाँ बनवाई गई है, तो आंध्र प्रदेश में। इसके बाद बात करते हैं अक्टूबर 2022 नई दिल्ली में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने उनके योगदान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया, आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोंकण क्षेत्र की प्राचीन कावी चित्रकला की क्या की है, प्रशंसा की है। जैन समुदाय के दो पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ, झारखंड में, और शत्रुंजय पहाड़ी जहाँ कहाँ है, गुजरात में चर्चे में रहे हैं। तो जैन समुदाय के दो पवित्र स्थल सम्मेद शिखर और शत्रुंजय पहाड़ी, ये दोनों ही क्या रहे हैं, चर्चे में रहे हैं। थुलल केरल की एक गायन और नृत्य कला है। तो थुलल कहाँ की नृत्य कला है, गायन और नृत्य कला केरल की है, जो हाल ही में चर्चे में रही। परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया परशुराम कुंड महोत्सव। इसके बाद बात करते हैं सिंघमपुर रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पृथ्वी की सबसे पुरानी प्रस्तर प्रतिमाओं की क्या की गई है, खोज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, गारो आदिवासी समुदाय का वांगला नृत्य। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, गारो आदिवासी समुदाय के वांगला नृत्य राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल 2022 मेघालय की उमियम झील के दौरान चर्चे में रहा। तो वांगला नृत्य राइजिंग जो रहा ये गारो आदिवासी समुदाय का क्या है, फेस्टिवल है, और जो कहाँ मनाया गया है, तो मेघालय की उमियम झील के दौरान क्या रहा, चर्चे में रहा। यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में भारत के 4 स्थल शामिल है। तो एशिया प्रशांत पुरस्कार जो कि यूनेस्को द्वारा दिए जाते हैं, भारत के 4 स्थल कौन कौन से, छत्रपति शिवाजी संग्रहालय, गोलकुंडा की बावड़ी, डोमकुंडा जो कि तेलंगाना में है, किला और भायखला स्टेशन मुंबई शामिल रहा। तो ये 4 क्षेत्र जो थे वो यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में क्या रहे, शामिल रहे। 2021-22 में काकोरी ट्रेन लूटकांड का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, तथा चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर चौरी चौरा क्रांति कर दिया गया है। तो ये काकोरी ट्रेन लूटकांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, और चौरी चौरा कांड का नाम बदलकर चौरी चौरा क्रांति कर दिया गया है। इसके बाद हम देखें तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की बात करें, 1915 में महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के उपलक्ष्य में यह प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में यह 8 से 10 जनवरी के मध्य कहाँ मनाया गया, तो इंदौर में मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, विदेशी मेहमानों के लिए पधारो
हमारे घर रखी गई। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। तो प्रवासी में कौन थे? प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन था, भारतीय दिवस सम्मेलन, उसके मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली। ये कहाँ से हैं? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विशेष अतिथि कौन रहे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति। और सम्मानीय अतिथि में कौन थे? तो जनेटा मैस्करिन हॉस जो कि ऑस्ट्रेलियाई सांसद हैं। तो इसी के साथ हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, जो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक था वो। दूसरा इतिहास से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स थे, ऐतिहासिक और कला संस्कृति से संबंधित करंट अफेयर्स, उनको कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक में करंट अफेयर्स की तरफ, जिसमें जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो किस संगठन ने व्योमित्र नाम से भारतीय रोबोट को विकसित किया? ये एमपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था कि किस संगठन ने व्योमित्र नाम से भारतीय रोबोट को क्या किया है? विकसित किया है। तो इसका सही आंसर क्या था? इसरो था। तो इस तरीके से साइंस एंड टेक से और डिफेंस से भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो भारत में रसायन के जनक कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने योगदान संबंधी दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या किया है? आयोजन किया है। 10 अगस्त 2023 को वास्तोचन कोस्मोड्रोम से सोयूज 2.1B रॉकेट से भेजा गया रूस का लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। तो लूना 25 ये जो बी रॉकेट भेजा गया था, तो ये कहाँ का था? तो रूस का था। तो ये अंतरिक्षयान चंद्रमा से टकराकर क्या हो गया है? क्रैश हो गया है। इसके बाद चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को अब शिव शक्ति के नाम से तथा जहां इंपैक्ट हुआ है उसे तिरंगा पॉइंट से क्या कहा जाएगा? जाना जाएगा। तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग जगह को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति के नाम से, तथा जहां पे ये इंपैक्ट हुआ है उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। 30 सितंबर 2023 को भोपाल में वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया। तेजस, आकाशगंगा, रुद्र, बादल, शमशेर, त्रिशूल, सारंग, जगुआर, सुखोई और सूर्य किरण फाइटर प्लेन्स में ने प्रदर्शन किया। तो ये फाइटर प्लेन्स थी जिन्होंने क्या किया है? प्रदर्शन किया है। नाम हमने अभी देखा, तेजस, आकाशगंगा, रुद्र, बादल, शमशेर, त्रिशूल, सारंग, जगुआर, सुखोई और सूर्यकरण। ये फाइटर प्लेन्स हैं जिन्होंने अपना क्या किया है? प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं इसरो के मिशन के बारे में। इसके बाद इसरो के मिशन में अगर हम बात करते हैं तो पहला मिशन जो हम देख रहे हैं वनवेव इंडिया 1। तो वनवेव इंडिया 1 इसका प्रक्षेपण कब किया गया? 23 अक्टूबर 2022 को किया गया था। और रॉकेट या प्रक्षेपण जो यान था वो कौन था? तो LV-M3M2 था। उद्देश्य क्या था? कि यूके की कंपनी के साथ इसरो का वाणिज्यिक मिशन था। तो ये मिशन कौन सा था? वनवेव इंडिया 1। ये और किसके द्वारा रॉकेट प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? तो LV-M3M2 के द्वारा किया गया। तो वनवेव इंडिया 1 जो है वो किसका मिशन है? तो इसरो का मिशन है। इसके बाद बात करते हैं EOS-6 और US-7 की बात करते हैं। तो US-6 जो है इसका प्रक्षेपण यान का नाम क्या था? PSLV-C54। इसका क्या था उद्देश्य? महासागरीय स्थिति का पूर्वानुमान के लिए मिशन था। EOS-7 जो था इसका प्रक्षेपण यान का नाम था SLV और D2। इसके बाद वन वेव इंडिया 2 अगर हम देखें तो इसका प्रक्षेपण यान क्या था? वही LV-M3 और M3। इसरो द्वारा यूके स्थित वन वेव समूह के 36 उपग्रहों को लॉन्च करने का एक सफल मिशन था। इसके बाद बात करते हैं टेलियोस 2 के बारे में। तो इसका जो प्रक्षेपण यान था वो कौन था? तो PSLV-C55 था। और आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन इमेज जो थी उसको प्रदान करना। तो आपदा प्रबंधन और पर्यावरण निगरानी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन इमेज क्या करना? तैयार करना। किसका उद्देश्य था? टेलियोस मिशन का उद्देश्य था। इसके बाद अगला मिशन इसरो का देखें तो NVS-1 के नाम से जाना जाता है। प्रक्षेपण यान की बात करें तो GSLV-F12 था। यह रियल टाइम नेविगेशन की सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 में जो प्रक्षेपण यान था LV-M3M4 था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान जो तीसरा था चंद्रयान 3 की क्या हुई? सफल लैंडिंग हुई। कब हुई थी सफल लैंडिंग? 23 अगस्त 2023 को। और चंद्रयान 3 का जो प्रक्षेपण यान था वो क्या था? LV-M3M4। और अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रयान 3 का उद्देश्य था तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह क्या था? पहला मिशन है। इसके बाद आदित्य L1 की बात करें 2 सितंबर 2023 को ये क्या किया गया था? प्रक्षेपण तिथि है। और इसका प्रक्षेपण यान क्या नाम क्या था? GSLV-F12 था। इसका आदित्य L1 का उद्देश्य था सूर्य के कोरोना अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन था। उसका नाम क्या है? आदित्य L1। इसके बाद गगनयान 1 जो 21 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ? प्रक्षेपण हुआ। और गगनयान 1 जो था या 1 जो था उसका उद्देश्य था मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण। तो इस तरीके से मानव रहित अंतरिक्ष यान परीक्षण, उड़ान परीक्षण किसका उद्देश्य था? गगनयान का था। अब बात करें अगर इसरो के आगामी मिशन के बारे में तो गगनयान 2 जिसकी लॉन्चिंग कब की जाएगी? 2023-24 में। अब इसका विशेष क्या है? मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण। इसके बाद मंगलयान 2 की बात करें तो इसका लॉन्चिंग कब की जाएगी? 2024 में। मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए यह ऑर्बिट है। इसके बाद गगनयान 3 की बात करें तो लॉन्चिंग जब है 2024 में गगनयान मिशन का पहला चालक दल। इसके बाद निसार की बात करें 2024 नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना का नाम क्या है? इस मिशन का नाम निसार रखा गया है। शुक्रयान 1 लॉन्चिंग 2024 और इसका उद्देश्य क्या है?
शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए एक ऑर्बिटर तैयार करना। इसके बाद मिशन चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन 2025 में लॉन्चिंग होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए जापान और इसरो का एक क्या है अवधारणा मिशन है, जिसे क्या कहा जाता है, चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। किसके किसके बीच है, तो जापान और इसरो के बीच, जापान और इसरो के बीच ये मिशन जो है वो चालू किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं शीर्ष सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो शीर्ष सुपर कंप्यूटर में पहला कंप्यूटर अगर हम देखें तो परम सिद्धि, जो कि जिसे किसे निर्मित किया है, सीडैक पुणे के द्वारा निर्मित है ये विश्व। और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो प्रत्युष, प्रत्युष जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये IITM पुणे के द्वारा बनाया गया है। मिहिर कंप्यूटर जो है भारत का कंप्यूटर है, किसके द्वारा बनाया गया है, IITM पुणे के द्वारा। आदित्य सुपर कंप्यूटर जो है वो IITM पुणे के द्वारा बनाया गया है। तो हमें ये याद रखना है कि जैसे परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है तो उसका निर्माण सीडैक पुणे में हुआ है, प्रत्युष जो है वो किसके द्वारा, तो IITM पुणे के द्वारा, मिहिर और आदित्य ये भी। इसके बाद बात करें विश्व के सुपर कंप्यूटर के बारे में तो फ्रंटियर किसके द्वारा बनाया गया, USA के द्वारा, फुगाकू जापान के द्वारा, लुमी फिनलैंड के द्वारा और लियोनार्डो किसके द्वारा बनाया गया है, तो इटली के द्वारा। अब बात करते हैं चर्चित युद्धपोत, मिसाइल, लड़ाकू विमान या पनडुब्बी से रिलेटेड चीजें। तो हम पहला उपकरण पढ़ रहे हैं INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी जो है इसके बारे में विशेष क्या है, प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत युद्धपोत मुंबई में लॉन्च किया गया। इसके बाद INS उदयगिरी, तो ये मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई द्वारा निर्मित युद्धपोत है। इसके बाद चेंगलपट्टू जो है वो भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट है और कहाँ लॉन्च किया गया है, तो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया और पहला हाइब्रिड रॉकेट का नाम क्या है, चेंगलपट्टू। इसके बाद बात करते हैं अग्नि प्राइम, परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का DRDO द्वारा सफल परीक्षण। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो DRDO के द्वारा बनाया गया है, इसका नाम है अग्नि प्राइम। इसके बाद अगला देखते हैं तो तारागिरी। तारागिरी जो है वो मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित युद्धपोत का क्या है, जलावतरण है। इसके बाद INS वागीर की बात करते हैं तो 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी नौसेना में शामिल। हेलिना, तो DRDO ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम है हेलिना। वरुणा, भारत का पहला यात्री ड्रोन का अनावरण PM मोदी द्वारा किया गया, तो ये यात्री ड्रोन है। इसके बाद INS द्रोणाचार्य की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट्स कलर से इसे क्या किया है, सम्मानित किया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं तो इसमें देखते हैं विंध्यगिरी के बारे में। प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत इस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसमें हम इकोनॉमिक करंट सिनेरियो के बारे में देखेंगे, अर्थव्यवस्था करंट परिदृश्य के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम इसी में पॉइंट देखें तो भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में लॉन्च किया है प्रोजेक्ट। तो भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सके और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कुबेर है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में शामिल MSMEs के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इवॉल्व मिशन शुरू किया गया है। तो इवॉल्व मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है, सिडबी के द्वारा शुरू किया गया है। किस क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक वाहन क्षेत्र में शुरू किया गया है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन की प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है। प्रवाह पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो RBI के द्वारा। आर्थिक क्षेत्र में जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना कहलाता है। तो आर्थिक क्षेत्र में जानकारी के बिना एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना क्या कहलाता है, मून लाइटिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, RBI ने उपभोक्ताओं को सुविधाजनक ई भुगतान करने के लिए एक विकल्प प्रदान किया है। तो ई भुगतान के लिए क्या किया है, RBI ने उपभोक्ताओं को ई भुगतान करने के लिए जो विकल्प प्रदान किया उसका नाम है भुगतान विजन 2025। इसके बाद RBI ने 1 दिसंबर 2022 से रिटेल यूजर के लिए भारत की बहुप्रतीक्षित एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी जारी की है। किसने, RBI ने जारी की है, उसका नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चले तो आयकर विभाग ने करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना वितरण देखने के लिए ऐप लॉन्च किया है। किसने, आयकर विभाग ने। तो करदाताओं को उनके वार्षिक सूचना वितरण देखने के लिए लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है AIS ऐप। तो AIS ऐप का है जो कि आयकर विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है और किसके लिए किया गया है, ताकि करदाता जो है वो अपनी वार्षिक सूचना वितरण को देख सके। इसके बाद भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स का नाम क्या है, तो म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स का भारत का नाम क्या है, निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड। क्या नाम है, निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2023 में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के अवसर पर एक अभियान शुरू किया, हर पेमेंट डिजिटल। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2000 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के अवसर पर अभियान शुरू किया और वो अभियान का नाम क्या है, हर पेमेंट डिजिटल। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर देखें तो 2022 को अधिशेष भूमि की मुद्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा गठित एक निगम। तो बेटा तो 2022 को अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए, अधिशेष भूमि का मुद्रीकरण करने के लिए सरकार द्वारा एक निगम चलाया गया, उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम कहा जाता है, NLMC कहा जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला है, विश्व में 24% इसका क्या है, योगदान रहता है। इसके बाद इटली ने भारत के किस राज्य में मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो फणीधर मेहसाणा जिला गुजरात में। तो इटली ने भारत
कि किस राज्य में मेगा फूड पार्क की स्थापना करी है, तो कहाँ पे की है, गुजरात में की है। इसके बाद मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किन दो देश के मध्य सेवा के लिए किया गया है, तो मिताली एक्सप्रेस का जो उद्घाटन किया गया है दो देशों के मध्य सेवा के लिए किया गया है, भारत और बांग्लादेश। 2022 में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और जागरूकता पैदा करने वाले एक शुभंकर जारी किया गया है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है जागृति। फोर्ब्स की टॉप 100 रिचेस्ट पीपल ऑफ इंडिया 2023 सूची में प्रथम स्थान जो मिला है वो किसको मिला है, गौतम अडानी को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 15वें वित्त आयोग या एनके सिंह आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है, तो 2020 से 2025 तक। रेल महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया गया है, ऑपरेशन मेरी सहेली। भारत पीपीपी जो है के संदर्भ में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर हम बात कर रहे हैं पीपीपी मॉडल की बात कर रहे हैं अगर हम देखें तो अगर क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में भारत जो है उसका स्थान तीसरा है, और विनिमय दर के संबंध में अगर हम देखा जाए तो भारत का स्थान जो है वो 5वां है। भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी का अर्थ चीनी विचारधारा का ताइवान या अन्य देशों में घुसपैठ करना है। तो सिल्क वर्म ईटिंग स्ट्रैटेजी, इसका अर्थ चीनी विचारधारा का ताइवान या अन्य देशों में क्या है, घुसपैठ करना है। इसके बाद बात करते हैं लिबोर और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटलाइन रेट का इस्तेमाल 30 जून 2023 तक बंद कर दिया गया है। तो लिबोर और मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउटलाइन रेट का जो इस्तेमाल है वो 30 जून 2023 तक बंद कर दिया गया। 2023 में भारत दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बाजार है, तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टाटा 2022 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में शामिल 3 भारतीय। तो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में जो लिस्ट निकाली गई है, टाइम 2022 की जो लिस्ट निकाली गई है उसमें जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनमें नाम आता है, पहला तो गौतम अडानी का आता है टाइटन्स श्रेणी से, उसके बाद आता है करुणा नंदी का नाम लीडर्स श्रेणी से, और खुर्रम परवेज का नाम आता है लीडर्स श्रेणी से। इसके बाद बात करते हैं भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदारी देश। तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ करता है, तो कहाँ से करता है, तो इसके कहाँ करता है, तो अमेरिका सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूएई, उसके बाद नीदरलैंड, और फिर चौथे नंबर पर क्या है, चीन। और सर्वाधिक आयात कहाँ से होता है, तो भारत में जो हम बात करें तो चीन, उसके बाद यूएई, और फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका। तो हमें ये याद रखना कि सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ हो रहा है, अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पे यूएई है, फिर तीसरे नंबर पे नीदरलैंड, और चौथे नंबर पे चीन आता है। और अगर हम आयात की बात करें तो चीन पहले नंबर पे और अमेरिका यूएई जो है वो दूसरे नंबर पे है। अब बात करते हैं भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्रों के बारे में। तो अगर हम देखें तो 10 रुपए जो होता है उसमें वो उसका रंग कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन, और चित्र में जो बना रहता है वो किसका बना होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र बना होता है। तो 10 रुपए के नोट की बात करें, चॉकलेट ब्राउन रंग होता है, और चित्र जो होता है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर का बना होता है। 20 रुपए का रंग जो होता है वो हरा पीला होता है, और उसमें चित्र जो होता है वो कौन सा होता है, एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए की जो नोट होती है उसमें फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का होता है, और हम्पी का पत्थर से बना रथ होता है। 100 रुपए की नोट में लेवेंडर कलर का होता है और रानी का बाव बना होता है चित्र में। 200 रुपए ब्राउन येलो कलर का होता है और सांची का स्तूप बना होता है। 500 रुपए स्टोन ग्रे कलर का होता है, और 500 रुपए में कौन सा चित्र बना होता है, लाल किले का चित्र बना होता है। और 2000 रुपए जो होता है वो मेजेंटा कलर का होता है, और उसमें किसका चित्र है, मंगलयान का। इसके बाद बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कब किया है ये, 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को चलन से क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि राज्य व्यवस्था करंट परिदृश्य होगा, पॉलिटी करंट सिनेरियो होगा। इसमें अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में डिमांड करता है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। इसमें जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अभी है वो किस लिए था, तो हम जानते हैं कि एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण जो था वो किससे संबंधित था, वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को संदर्भित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो हम पॉलिटी में जो पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, वो पहला पॉइंट है कि भारत के नए संसद भवन का जो नाम है वो क्या रखा गया है, सेंट्रल विस्टा रखा गया है। सेकंड पॉइंट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का क्या किया, उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। सेंगोल क्या है, चोल साम्राज्य का सत्ता स्थानांतरण का प्रतीक जो है उसको नए संसद भवन में क्या किया है, स्थानांतरित किया है। किसे स्थानांतरित किया है, सेंगोल को। पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल को क्या किया था, स्वीकार किया था। इसके बाद केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। तो अगर हम बात करें भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो कौन है, केरल का कोल्लम। इसके बाद
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के 103वें संशोधन की वैधता को क्या किया है, बरकरार रखा है। तो 103 जो संशोधन किया गया था संविधान में, उसको अभी भी उसकी वैधता जो है वो क्या है, बरकरार है। इसके बाद सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने केंद्र सरकार के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। तो सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने केंद्र सरकार के विरुद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राज्य के 3 कर्मचारियों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण अनुच्छेद 311 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौकरी से क्या कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राज्य के 3 कर्मचारी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण, अगर कभी भी कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है तो अनुच्छेद 311 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे नौकरी से क्या किया जा सकता है, बर्खास्त किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच उच्चतम न्यायालय में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को क्या की गई है, चुनौती दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकसभा द्वारा अगस्त 2022 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2022 नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022 को क्या किया गया है, पारित किया गया है। खालिस्तान समर्थक गुटों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 144 क्या की गई है, लागू की गई है। किसके लिए, खालिस्तान समर्थक गुटों के विरुद्ध। कौन से केंद्र शासित प्रदेश ने, तो चंडीगढ़ में दंड प्रक्रिया संहिता को क्या किया गया है, लगाया गया है। इसके बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 4 फिल्म मीडिया यूनिट, फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रह और बाल चित्र समिति को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में मिलाने की क्या करी है, घोषणा करी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चले तो राजस्थान विधानसभा द्वारा स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राइट टू हेल्थ जो पारित किया है, जो राज्य के सभी निवासियों को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाने का क्या देगी, अधिकार देगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं तो राइट टू हेल्थ, ये कहाँ के राजस्थान विधानसभा द्वारा क्या किया गया है, अधिकार विधेयक है, जो कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक है। तो जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसके द्वारा लाया गया है, तो राजस्थान विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में एक मसौदा संशोधन क्या किया गया है, जारी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार 1 जनवरी 2023 ने से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नियोजित श्रमिकों की उपस्थिति को डिजिटल रूप से दर्ज करवाना क्या होगा, अनिवार्य होगा। 2025 तक धूम्रपान से मुक्त होने के लिए न्यूजीलैंड संसद ने हाल ही में एक क्या किया है, धूम्रपान से मुक्त होने के लिए एक विधेयक क्या किया गया है, न्यूजीलैंड संसद द्वारा पारित किया गया है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल हैं, कौन कौन से, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2023 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदीप्ति का क्या किया है, लोकार्पण किया है। किसका, प्रदीप्ति का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत का राजकीय प्रतीक को नए संसद भवन में क्या किया है, स्थापित किया है। तो भारत का राजकीय प्रतीक जो कि 6.5 मीटर ऊंचा है, उसको नए संसद भवन में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम में एक सार्वजनिक पार्क में मंडला कला को भूमि पर क्या किया गया है, चित्रित किया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, मार्च 2023 में झारखंड के आदिवासी समुदाय ने सरना धर्म को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की क्या करी है, मांग की है। तो सरना धर्म कहां से संबंधित है, तो झारखंड से। इसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अध्यादेश 2023 के अनुसार दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। तो ये चीज है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अध्यादेश 2023 के अनुसार दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के विषय पर कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया है। यह आज़ादी के पहले से लागू जेल अधिनियम 1894 का क्या लेगा, स्थान लेगा। तो अभी नया अधिनियम बनाया गया है, नया जेल अधिनियम बनाया गया है 2023 में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि वह अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 142 के दौरान किसी भी दंपत्ति को तलाक की सीधी मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद 30 अप्रैल 2023 को मन की बात के 100वें एपिसोड को क्या किया गया, प्रसारित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने के उद्देश्य से राज्यसभा में एक क्या किया गया है, विधेयक प्रस्तुत किया गया है। और मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति के सलाह पर ही की जाएगी। इस तरीके से हमने ये सभी जो भी पॉलिटी से रिलेटेड करंट थे हमने उनको देखा। अभी 2022-23 में हम बात करें तो 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया, सिद्धारमैया को। सिद्धारमैया जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से हैं। त्रिपुरा के कौन है, मणिका साहा, भारतीय जनता पार्टी से त्रिपुरा के मणिका साहा। नागालैंड के कौन है, तो नेफ्यू रियो, कहां से है, भारतीय जनता पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी। मेघालय की अगर हम बात करें तो कौन है, कॉनराड संगमा है, एनपीपी जो है नेशनल पीपल्स पार्टी के क्या है, ये से बिलोंग करते हैं। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, कॉनराड संगमा। इसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ। पंजाब के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री का नाम भगवंत मान आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है? एन बीरेन सिंह। तो इस तरीके से हमने सभी मुख्यमंत्रियों का नाम देखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इसके बाद उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, गोवा के प्रमोद सावंत और मणिपुर के एन बीरेन सिंह। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 की। तो चुनाव तो तिथि कब थी? 21 जुलाई 2022 को चुनाव था। विजेता कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। शपथ ग्रहण कब किया इन्होंने? 25 जुलाई 2022 को। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और देश की 15वीं क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी का नाम क्या था? यशवंत सिन्हा थे। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वैध मत कितने डाले गए थे? 4701 डाले गए। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट प्राप्त हुए। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। और राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मत मूल्य था वो कितना था? तो वो 131 था। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में मध्य प्रदेश राज्य के लिए मतों का जो कुल मूल्य था तो वो कितना था? तो राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो 2022 में मध्य प्रदेश राज्य के लिए मतों का जो कुल मूल्य था वो कितना था? 131 और गुणे क्या किया गया? 230। तो इसमें क्या हो गया? 30,130 था। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा राज्य में हुआ। यह पूर्व में झारखंड की क्या रही है? राज्यपाल रही है 2015 से 21 तक। अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, नया संसद भवन के बारे में। तो अगर हम उद्घाटन देखें तो उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को। आर्किटेक्चर का नाम क्या था? तो विमल पटेल। भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया और भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणी। इस भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपए का सिक्का क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और नए संसद भवन की विशेषताएं क्या हैं? तो नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा में 384 प्रतिनिधियों की बैठक क्या है? व्यवस्था है। तो ये काफी बड़ा जो है ये नया संसद भवन जो बनाया गया है। और नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार जल, थल और वायु को समर्पित है। इस भवन के तीनों मुख्य द्वार को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। और संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है और इसका कुल वजन जो है वो 9,500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6.5 मीटर, 6.5 मीटर है। इस तरीके से आज के सेशन में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको कंप्लीट किया है, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, या चाहे पॉलिटिकल या डिफेंस से रिलेटेड हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छे लगे हों। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।